हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी 04। फोर्थ लेक्चर है हमारा फोर्स कांस्टेंट का। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट होता क्या, इसके अंदर ये स्पेशली टॉपिक है नीट और आईआईटी का। इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बोर्ड्स में कम आते हैं और नीट और आईआईटी के अंदर ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले इसकी थ्योरी को समझते हैं। देखो, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है। फोर्स कांस्टेंट क्या होगा? फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट elongation in a wire is known as फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो समझो, देखो हमने स्प्रिंग के अंदर पढ़ा हुआ है या फिर पढ़ेंगे आगे। स्प्रिंग में क्या होता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। और फोर्स स्प्रिंग के अंदर ये जो फॉर्मूला, इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे ये हमने क्या ले लिया, एक स्प्रिंग ले लिया। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, बिल्कुल अभी तक ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। हमने इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लगाया और इसको स्ट्रेच कर दिया। जैसे उस तरफ फोर्स लगा के हमने खींचा तो यहाँ पे इसके अंदर इतनी ज्यादा इलोंगेशन आ गई। उसको मान लेते हैं एक्स, या फिर यहाँ पे डेल एल मानना है तो इसको डेल एल बोल दो। ठीक है, कि स्प्रिंग को हमने पकड़ के खींच लिया तो ये हो गया डेल एल। अब ये जो डेल एल है किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे। जितना ज्यादा फोर्स लगा के हम खींचेंगे उतनी ही इसकी लेंथ चेंज होगी, तो इसलिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, जिसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसकी हेल्प से हम ये बताते हैं कि स्प्रिंग कितना स्टिफ है। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को मेजर करता है, या फिर फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। दो इसके इजी नेम है। तो ये था हमारे पास स्प्रिंग के अंदर। अब हम स्प्रिंग ले, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं, हम तो मे भी वायर ले ले। अगर हमने वायर लिया तो वायर के केस में क्या आएगा? तो देखो, हमने वायर के केस में मतलब वायर को पकड़ के उसकी लेंथ को चेंज करना, तो या तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी या उसकी लेंथ डिक्रीज होगी। तो हमने पढ़ा था यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या था? फोर्स बाय एरिया और चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ गया। ठीक है, अब यहां से ए को उस साइड ले जाओ, एल को नीचे, तो आ गया एफ बाई डेल एल। ये जो फॉर्मूला है ये हमारे किसी भी वायर के केस में होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एफ बाई डेल एल। एफ बाई डेल एल तो हमारे पास के था, तो इसका मतलब वायर के केस में के की वैल्यू कितनी होगी? वाई ए डिवाइड बाई एल। वाई ए डिवाइड बाई एल। तो अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं, स्प्रिंग के केस में फोर्स कांस्टेंट होता है फोर्स डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ। ठीक है, और वायर के केस में होगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइड बाई लेंथ। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ो। हमने क्या बोला था? फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट इलोंगेशन इन ए वायर। अगर मैं फोर्स की वैल्यू यहाँ पे यूनिट इलोंगेशन मींस डेल एल की वैल्यू 1 पुट कर दो, इधर से देखो, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से देख लो, F इज इक्वल टू के डेल एल। अगर मैं बोल दू डेल एल यूनिट है मींस 1 है, 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर, मान लो 1 मीटर है, तो F किसके इक्वल हो गया? के डेल एल की जगह 1। तो फोर्स और ये के इक्वल हो गए। तो हमने क्या बोला? के क्या है? के इज इक्वल टू फोर्स व्हेन चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट। यूनिट मींस मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो फोर्स कांस्टेंट क्या होगा? फोर्स कांस्टेंट इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट इलोंगेशन इन ए वायर। क्लियर?
वायर आ गया तो उसके केस में फोर्स कांस्टेंट होगा YA/L, और अगर स्प्रिंग आ गया तो उसके केस में होगा फोर्स डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ। अब हम देखेंगे एक और फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना। अब देखो यहाँ पे कई बार दे देंगे कि कोई भी मेटल दे दी, कोई भी मेटल के बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोल देंगे, ठीक है। कोई भी मेटल देके, कोई भी मॉलिक्यूल या मेटल जो भी देना होगा उनके बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दे देंगे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दे देंगे। उसके बाद साथ में दे देंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट बोल दो, क्योंकि हर जगह स्प्रिंग नहीं होता ना, तो इसकी जगह तुम फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो। फोर्स कांस्टेंट दे देंगे, ठीक है। और उसके साथ वो क्या पूछ सकते हैं, या तो ये पूछ सकते हैं कि ये बताओ कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर वो दे देंगे फोर्स और तुमसे के पूछ लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, ठीक है, फोर्स दे देंगे। लेकिन अगर फोर्स नहीं दिया तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दे सकते हैं फोर्स की जगह। अब जैसे इस फॉर्मूले में हमारे पास फोर्स तो है ही नहीं, तो वो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दे सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, K डिवाइड बाई आर नॉट। ये कहां से आ गया, इधर से देखो, इसको मैं y एरिया को L का स्क्वायर लिख सकती हूँ, डिवाइड बाई L, L से L कैंसल, K, तो y इज इक्वल टू K बाई L। L का मतलब यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला होगा जब हमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन दिया हो। जैसे सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन पढ़ते, बट उससे पहले इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है, जिसको अगर ये टॉपिक नहीं क्लियर करोगे तो न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा एकदम से, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी ये थ्योरी अच्छे से याद कर लो और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो एक बार इसको पढ़ लो। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ऑफ ए मेटल, किसी भी मेटल की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितनी होगी, इतनी, और इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट होगा इतना, तो यंग मॉडुलस बताओ उसकी वैल्यू कितनी होगी यंग मॉडुलस की। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट है उसको समझो। हमारा जो यंग मॉडुलस है उसकी वैल्यू आनी चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, लेकिन जो के है उसकी वैल्यू है एंगस्ट्रॉम के अंदर, तो सबसे पहले इस एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लो। न्यूटन पर एंगस्ट्रॉम है तो इसका मतलब एंगस्ट्रॉम कहाँ आएगा, नीचे। अब 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 10 रेज टू दी पावर -10। इसको सोल्व करोगे तो 10 रेज टू दी पावर 9, ये पावर चली गई ऊपर तो इतना आ गया, ठीक है। न्यूटन मीटर है तो यहाँ पे आ गया न्यूटन पर मीटर। के की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर सिंपल 1, मीन्स आंसर आ गया हमारा 36 न्यूटन पर मीटर। के आंसर नहीं आया, के की वैल्यू आई है, क्लियर, ठीक है। के आ गया। अब हमें चाहिए यंग मॉडुलस। अभी तो देखा था हमने फॉर्मूला, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, के डिवाइड बाई आर नॉट। तो के की वैल्यू है 36, आर नॉट की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -10, ठीक है। कैंसिल करो, 12 इंटू 10 रेज टू दी पावर आंसर 10। अगर मैच नहीं हो रहा है तो 1.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर, सिंपल, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कर लोगे, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको क्लियर कर सकते हो। उसके बाद हम इसकी सेकंड टाइप देखते हैं कि सेकंड टाइप के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का आएगा, जैसे हमारे पास इन्होंने बोल दिया कि इलास्टिक स्प्रिंग है, उसकी लेंथ a मीटर है, जब उसमें टेंशन होगी 4 न्यूटन। मींस इसको समझो, मींस कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि स्प्रिंग के साथ कोई वेट लगा होगा, उस वेट की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर, मींस ऐसा होगा कि कोई स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ इतनी है, ये इसकी इनिशियल लेंथ है,
फिर इसके साथ हमने एक मास वेट लटका दिया, उस वेट की वजह से इसमें इतनी एक्सटेंशन आ गई, ठीक है। तो हमारी ये वाली लेंथ क्या होगी, फाइनल लेंथ होगी ए मीटर। क्लियर। फाइनल लेंथ का मतलब इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू है ए। क्लियर। और उसके बाद अब देखो, ये जो स्प्रिंग होगा वेट की वजह से नीचे जाएगा, बट स्प्रिंग का नेचर क्या होता है कि उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स भी होता है, जिसको इन्होंने एक टेंशन नाम दे दिया कि टेंशन कितनी होगी 4 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन हो गई 4 न्यूटन। नेक्स्ट में इन्होंने बोला अगर यही टेंशन 5 मीटर, मतलब यहाँ पे जो वेट होगा वो कुछ और होगा इसके कंपैरिजन में। अगर वेट बढ़ गया तो इसका मतलब वायर की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी और टेंशन भी फिर क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होगा 5 न्यूटन। इसी तरह अगर टेंशन 9 न्यूटन है, मींस यहाँ पे वेट को हमने और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब बताओ इस वाले स्प्रिंग की फाइनल लेंथ कितनी होगी। क्लियर। इजी सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास है किसके इक्वल, फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ए है। तो हमारे पास यहाँ पे टेंशन है 4 न्यूटन। चेंज इन लेंथ कितनी होगी। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, कि जितना वेट होगा उतनी ही ज्यादा एक्सटेंशन होगी। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, वेट बोल सकते हो फोर्स बोल सकते हो, जो किसके इक्वल आएगा के डेल एल। तो यहां से फोर्स बाई के आ गया डेल एल। ठीक है। फोर्स की जगह यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं टेंशन, तो फोर्स की जगह मैं पुट कर सकती हूँ टेंशन। तो डेल एल की जगह में क्या लिख सकती हूँ, टेंशन बाई के। तो इधर एल, टेंशन कितनी है यहाँ पे 4 न्यूटन डिवाइड बाई के इज इक्वल टू ए आ गया। इसको रब कर दू। ये हमारा फर्स्ट केस के अंदर है। सेकंड केस के अंदर वही फाइनल लेंथ है बी, तो एल प्लस 5 बाई के, फोर्स बाई के 5 बाई के किसके इक्वल होगी, फाइनल लेंथ है बी। ठीक है। थर्ड केस में फाइनल लेंथ कुछ भी नहीं दे रखी है, तो इसको एल प्लस 9 बाई के इज इक्वल टू सी मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कितनी है सी। ठीक है। और यही सी हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब देखो सिंपल है, हमारे पास सी आएगा ए और बी की टर्म में। ठीक है। ये हमें ऑप्शन से पता चल गया कि सी ए और बी की टर्म में आएगा। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, लेंथ और के। ठीक है। एल और के है हमारे पास, दो ही वेरिएबल है, तो इन्हीं को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, एलिमिनेशन मेथड जो हम पढ़ते 10th क्लास तक हमने पढ़ा ना, एलिमिनेशन मेथड कि दोनों इक्वेशन से, जैसे मैंने इसमें से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी, तो एल से एल कैंसल, 4 बाई के माइनस 5 बाई के इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो के को एलसीएम ले लो, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहां से कितना आया ये माइनस 1 बाई के इज इक्वल टू ए माइनस बी। माइनस 1 बाई ए की जगह मैं ये लिख सकती हूँ बी माइनस ए, माइनस को उस तरफ ले जाओ, बी माइनस ए। आए समझ में, 1 बाई के की वैल्यू कितनी होगी बी माइनस ए। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एल की और 1 बाई के की। अब 1 बाई के की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो इसके अंदर पुट कर दो 1 बाई के, इनमें से किसी भी इक्वेशन में 1 बाई के की वैल्यू पुट कर दो। जैसे मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ इधर एल प्लस 5, 1 बाई के की वैल्यू कितनी है बी माइनस ए इज इक्वल टू है बी। तो अब एल की वैल्यू निकाल दो। समझ आया मैंने क्या किया है, 1 बाई के की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की है। तो देखो एल प्लस 5 बी माइनस 5 ए इज इक्वल टू बी। एल 5 बी उस तरफ ले जाओ ये सारी टर्म्स, एल इज इक्वल टू 5 ए माइनस 5 बी प्लस बी। तो एल आ गया 5 ए माइनस 4 बी। एल आ गया हमारे पास और के आ गया, दोनों टर्म्स आ गई, पुट कर दो। एल की जगह 5 ए माइनस 4 बी प्लस 9,
1/k की जगह b माइनस ए इज इक्वल टू सी, कितना आया 5a माइनस 4b प्लस 9b माइनस 9a इज इक्वल टू सी। 5a और 9a कितना बचा -4a और यहां से 5b, तो सी आंसर हमारा कितना आ गया 5b माइनस 4a। आंसर कितना आएगा 5b माइनस 4a। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक स्प्रिंग के अंदर जब हमने 4 न्यूटन टेंशन आ रही है तो उसकी लेंथ a मीटर है, मतलब फाइनल लेंथ है। सिर्फ इतना दिमाग लगाना था कि इसको हमें ऐसे लिखना है, ठीक है, इतना। उसके बाद डेल एल की वैल्यू हमें पता ही है, डेल एल की वैल्यू फोर्स बाई कांस्टेंट, टेंशन बाई कांस्टेंट पुट कर दो और फिर जब लिखेंगे तो एकदम से पता चल जाएगा कि इसके अंदर तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि जब हमने एक लोड को सस्पेंड किया है बाय ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ हमने कोई भी पर्टिकुलर लोड लगा दिया जिसकी वजह से उसमें एक्सपेंशन कितनी आ जाती है एक्स की, ठीक है, एक्स की इसके अंदर एक्सपेंशन आ जाती है एक्स सेंटीमीटर की। अब इसमें देखो जब हमने इसी स्प्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट, और उनके साथ उतना ही लोड लगा, जैसे ये अगर 5 केजी का है तो यहाँ पे भी 5 केजी, यहाँ पे भी 5 केजी, ठीक है। तब जो लार्जर वाला पार्ट है जिसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर, उसमें जो एक्सटेंशन आया वो 7.5 सेंटीमीटर का आया है, और जो स्मॉलर पार्ट है उसकी जो लेंथ है हमें नहीं पता वो कितनी है, क्योंकि हमें इस वाले स्प्रिंग की लेंथ भी नहीं पता कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। अगर ये पता होती फिर तो हम बता देते कि ये इतनी है, ठीक है। उन्होंने बोला कि जब हम इस पार्ट के साथ छोटे वाले पार्ट के साथ वेट को लगाएंगे तो वहां पे एक्सटेंशन आएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताओ x कितना होगा, ठीक है, x कितना होगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, स्प्रिंग सेम है, सेम स्प्रिंग है तो यंग मॉडुलस क्या होगा, सभी के अंदर सेम होगा। सभी के अंदर फोर्स सेम है, फोर्स का मतलब ये जो वेट लगा हुआ है वो सभी में सेम है, फोर्स सेम है, वेट सेम है, एरिया भी सेम है, ठीक है, तीनों चीजें सेम है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है इनकी लेंथ और चेंज इन लेंथ, लेंथ और चेंज इन लेंथ। क्लियर? अब यहां पे देखो, अगर मैं इसका फोर्स कांस्टेंट निकाल लू, इस वाले स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट निकाल सकती हूँ। क्या होता है सिंपल फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला, के का एक फॉर्मूला तो क्या होगा हमारे पास वाई ए बाई एल होता है, ठीक है, और एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा एफ, किसके इक्वल होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, तो यहाँ पे आ गया चेंज इन लेंथ आ गया। क्या मैं इन दोनों को इक्वल पुट कर सकती हूँ, क्योंकि ये भी इतनी वैल्यू बोल रहा है और ये भी इतनी वैल्यू, तो वाई ए बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई डेल एल, ठीक है। तो वाई ए बाई एल इज इक्वल टू एल बाई डेल एल। अब देखो वाई ए बाई एफ, सॉरी इधर एफ है, वाई ए बाई एफ ये सभी के लिए सेम है। क्लियर हुआ मैंने क्या किया है, ये हमारे पास सिंपल, जब हम इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो फोर्स कांस्टेंट का इतनी वैल्यू आती है। अगर मैं सिंपल स्प्रिंग कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करूं तो इतनी वैल्यू आएगी, तो है तो दोनों एक ही ना, दोनों एक ही टर्म में आएगा। तो इन दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया और इक्वल पुट कर दिया, तो यहां से देखो एल बाई डेल एल, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दो ही टर्म है, या तो उसकी लेंथ है या फिर उसके अंदर एक्सटेंशन है, बाकी तीनों टर्म्स कांस्टेंट है, ठीक है। इस कांस्टेंट को मैं कोई भी एक नाम दे दूं, मान लो मैंने नाम दे दिया सी। क्लियर? तो मतलब यहां पे क्या होगा, इसका सी और इसका सी तीनों का सेम होगा। क्लियर हुआ? क्यों सेम होगा, क्योंकि दिख तो रहा है ना वाई ए बाई एफ तो हमारा सेम ही है, सेम मटेरियल का स्प्रिंग है, एक ही स्प्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया तो उसका यंग मॉडुलस सेम होगा, एरिया सेम होगा, उस पर जो नीचे सस्पेंड करने वाला जो वेट है वो सेम है, तो इसका मतलब तीनों का सी सेम है। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद करते हैं, देखो अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये था कॉन्सेप्ट को समझना, इसका की पॉइंट ये वाला है। अब इसको समझो कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले जिसकी दोनों चीजें दी है, लेंथ और डेल एल, तीसरे वाले केस में देखो, ठीक है, इस केस में हमारे पास एल बाई डेल एल, सी किसके इक्वल होगा, एल बाई डेल एल, तो कितनी वैल्यू आई, एल की 60 सेंटीमीटर, डेल एल की 7.5 सेंटीमीटर, पॉइंट हटा दो तो ऊपर 0, ये आ गई सी की वैल्यू। इस केस में कितनी आई, 600 डिवाइड बाई 75, काटने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना छोड़ दो, ठीक है। अब सेकंड वाले केस में देखो, सेकंड वाले केस में सी है कितना हमारे पास, एल बाई डेल एल कितना है 5, ठीक है। अब हमें एल तो पता नहीं है बट सी तो पता है, सी कितना होगा 600 डिवाइड बाई 75, अब 5 को इस तरफ ले जाओ तो बच गया एल। अब इसको काट दो, देखो यहां से जब हम इसको काटेंगे 5 15 तो कितना आया 5 और 40, तो लेंथ कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये पता चल गया ये वाली लेंथ है, ये 40 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो सी की हेल्प से हमने इसकी लेंथ निकाली, क्लियर। बट हमें चाहिए एक्स, एक्स निकालने के लिए ये देखो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, लेंथ की। अब लेंथ की तो पता चल गई ना, ये 60 है, ये 40 है, एक ही स्प्रिंग था जिसको काट के हमने बनाया था, तो ये कितना हो गया, ये ओरिजिनल लेंथ है, इनिशियल चेंज इतना, फाइनल नहीं है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखो, अब इस पे सी लगा दो, 100 डिवाइड बाई एक्स, सी हमारे पास कितना था 600 डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू 100 बाई एक्स, एक्स किसके इक्वल आ गया 100 इंटू 75 डिवाइड बाई 600, 0 से 2 0 कैंसल और आ गया यहां से 12.5 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर, क्लियर। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली यहां से हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंपेयर करके सी निकालना है, और वैसे भी जितनी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज इन लेंथ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर शॉर्टकट अप्लाई कर देना इस पे, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या दिया, अब ऐसे ऐसे अब ये दो क्वेश्चन होंगे, एक तो होगा सीरीज वाला, एक होगा पैरेलल वाला। अब ये जो फॉर्मूले वो आई कहां से, वो होगी जो हमारी +1 का सबसे लास्ट चैप्टर होगा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां से ये फॉर्मूला आया है, तो इसको अभी के लिए याद कर लेना, ठीक है। कि जब भी कुछ ऐसा हो स्प्रिंग के अंदर, अभी मैं सिंपली लिख देती हूँ कि जब स्प्रिंग की बात आए और सीरीज की बात आई, स्प्रिंग और सीरीज की बात आई, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k, और अगर आए पैरेलल की, कि दो वायर्स या स्प्रिंग पैरेलल में लगे हुए हैं, तो फॉर्मूला होता है 2πm, कॉन्फिडेंट में तो इतने लिख रही है, के, ये सीरीज में होगा और ये पैरेलल में। अब सीरीज में के किसके इक्वल होता है, सीरीज में हमारे पास सिंपली क्या होगा, रेजिस्टेंस निकालते हैं जैसे, लेकिन उससे उल्टा है, ये 1/k1 प्लस 1/k2, और पैरेलल में kp कैसे निकलेगा, k1 प्लस k2, सिंपल, क्लियर। कर लोगे, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, इनको अभी के लिए लर्न कर लो, जब हम एसएचएम पढ़ेंगे तो वहां पे इनको डिटेल में बता दूंगी कि ये किस तरह से आते हैं, क्लियर। देखो, अब इन्होंने बोला कि एक वायर है, उसका एक पार्ट तो हमने सीलिंग के साथ अटैच कर दिया और दूसरा पार्ट नीचे की तरफ सस्पेंड कर दिया है। अब नीचे के वाले पार्ट के साथ एक स्प्रिंग लगा दिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और उस स्प्रिंग को हमने हल्का सा नीचे की तरफ खींचा, जरूरी नहीं है वेट लगाए, इन्होंने बोला उस स्प्रिंग को हमने नीचे की तरफ खींचा और छोड़ दिया, मतलब ऐसे उसको एक बार के लिए पुल किया और छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ेंगे, स्प्रिंग नीचे की तरफ खींचा तो उसकी अंदर एक्सटेंशन आई, और जैसे ही छोड़ेंगे वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है। वही हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है।
अब देखो ये और ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि पैरेलल में तो इस तरह से लगे होते, ठीक है। तो ये दोनों है किसमें, सीरीज में, तो इसका मतलब ये टाइम पीरियड होगा सीरीज में, जिसका फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट एम के एस सीरीज में। के एस कैसे निकालेंगे, के एस मीन्स हमें निकालना है यहाँ पे 1 बाई के एस, तो 1 बाई के एस का फॉर्मूला होगा 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू K1 है और ये K2 है। K2 की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर ये है वायर, वायर के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक तो वही है ना, फोर्स कांस्टेंट, किसके इक्वल होगा, वाई ए बाई एल, सिंपल। तो यहां से दोनों वैल्यूज को पुट करो, 1 बाई K1 एल बाई वाई ए, 1 बाई K2 1 बाई के, 1 बाई के एस आ गया। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल है, वाई ए के, और यहां से एलसीएम एल के प्लस वाई ए, इतना आ गया 1 बाई के एस। और यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल है, 2 पाई अंडर रूट एम, 1 बाई के एस की वैल्यू एज इट इज उठा के रख दो, एल के प्लस वाई ए बाई वाई ए के, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया हमारा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कर लोगे सिंपली, जब सीरीज में आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अब एक क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जब स्प्रिंग पैरेलल में लगे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। देखो अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, पहले वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट पढ़ो और डायग्राम समझो, ठीक है। कर लिया, देखो इन्होंने क्या बोला, एक स्प्रिंग बोला है 60 सेंटीमीटर का और उसकी चेंज इन लेंथ है 9 सेंटीमीटर, मींस एक 60 सेंटीमीटर का स्प्रिंग था, जब हमने उस पर वेट लगाया W, तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ गई, वो कितने 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ चेंज हो गई, 60 से कितनी बन गई अब 69, ठीक है। फिर इस स्प्रिंग को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो छोटा पार्ट 20 सेंटीमीटर का और एक बड़े वाला पार्ट 40 सेंटीमीटर का, और उनके साथ भी हमने सेम वेट लगा दिया, सेम वेट है, जितना पहले था उतना ही वेट यहाँ पे है। तो पूछा क्या, इन्होंने पूछा बताओ चेंज इन लेंथ कितनी होगी, चेंज इन लेंथ दोनों की इक्वल होगी, डेल L1 प्लस डेल L2, ठीक है। मींस इक्वल कैसे होगी, ऐड करनी, दोनों की इक्वल नहीं होगी, तो जो दोनों की चेंज इन लेंथ है उसको हमने क्या करना है, ऐड कर दो, क्लियर। अब देखो ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में लगे हुए, तो इनका हमें केपी निकालना पड़ेगा, केपी मींस K1 प्लस K2। सबसे पहले सिंपली जब स्प्रिंग पैरेलल में लगे तो इनका पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में चेंज इन लेंथ क्या है, ऐड करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले पैरेलल में फोर्स कांस्टेंट निकालते, फिर देखते हैं। देखो पहले पैरेलल में K1 और K2 लगा दो, K1 की वैल्यू कितनी होगी, वाई ए बाई L1, यही था ना हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, ये हो गई। तो वाई ए को कॉमन ले लो, अंदर कितना बचा 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2, ठीक है। अब इतना करके छोड़ो। अब सबसे पहले हमारे पास देखो इसके अंदर के कितना होगा, जो हमारा नेट है, पूरी बड़ी वाली वायर है, स्प्रिंग है, उसके अंदर के किसके इक्वल है, वाई ए बाई एल, इसके अंदर भी यही है। अब एल कितना है, इसकी टोटल लेंथ 60, तो एल को उस तरफ ले जाओ, तो 60 के इज इक्वल टू वाई ए आ गया, समझ आया क्या हो गया, वाई ए इज इक्वल टू 60 के, तो यहां से वाई ए की जगह मैं पुट कर दूं 60 के, 1 बाई L1 कितना है 40 और 1 बाई L2 कितना है 20। अब पैरेलल के अंदर केपी किसके इक्वल आ गया, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ गया, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया 40, 1 प्लस 2 3 बाई 40, तो यहां से केपी बन गया हमारे पास 60 के
और 3/40, 0 से 0, 2 और 3, तो Kp आ गया 9K/2। Kp आ गया 9K/2। यहां तक देखो Kp की वैल्यू आ गई समझ में। Kp किसके इक्वल आया? 9K/2। ठीक है, करो। हो गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, इन दोनों की नेट डेल एल। तो जो नेट डेल एल है मैं क्या लिख सकती हूं, उसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट फोर्स डिवाइड बाई नेट के, यही लिख सकती हूँ। नेट फोर्स कितना दोनों का? W, और के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है? 9K/2। सिंपल, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो इस वेट की जगह में क्या लिख सकते हो? सिंपली हमें पता है कि जो वेट होगा वो kx के इक्वल होगा। ऐसा क्यों बोला है मैंने? क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा एक्सटेंशन आएगी। ये तो हमें पता ही है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो ये आएगा kx। तो मैंने एज इट इज वैल्यू पुट कर दी। k से k कैंसिल, तो यहाँ पे x कितना आया था? इसका x मतलब नेट वाला 9 सेंटीमीटर, तो 9/9 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। इसको एक बार दोबारा देखो, ठीक है, ध्यान से एक बार दोबारा देखना। इसमें हमने निकालना है कि यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी होगी। टोटल लेंथ ये है। अब या तो डेल एल प्लस डेल एल 2 के मेथड से अगर निकाल सकते हो तो निकाल के ऐड कर दो सिंपली, ठीक है, निकल जाएगा यहां से भी। बट सिंपली देखो इसका एक और मेथड है, दोनों स्प्रिंग पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में लगे हुए तो इनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 होगा, ठीक है। अब तुम बोलो कि मटेरियल सेम है तो इसका मतलब उनकी जो स्टिफनेस है वो भी सेम होगी। बट यहाँ पे जो हम लेंगे वो लेंथ की वाइज लेंगे कि यहाँ पे हमारा फोर्स, एरिया और वेट, यंग मॉडुलस एरिया और फोर्स सेम है, लेंथ अलग अलग है। लेंथ अलग अलग है तो इनका जो फोर्स कांस्टेंट निकल कर आएगा वो अलग होगा, मटेरियल वाला नहीं है। यहाँ पे ये लेंथ के अकॉर्डिंग वाला है। तो यहाँ पे कितना होगा? वाई ए को कॉमन लेके L1 और L2 की वैल्यू पुट कर दो। वाई ए कहां से निकलेगा? इस स्प्रिंग का हमें सब कुछ दिया है, लेंथ भी, चेंज इन लेंथ भी और वेट भी, ठीक है। तो यहां से देखो इस स्प्रिंग का के हमारे पास कितना आया? वाई ए बाई एल। तो वाई ए बाई एल किसके इक्वल आ गया? वाई ए किसके इक्वल आ गया? के एल। एल कितना है? 60, तो 60 के। तो यहां से L की वैल्यू, ये वाई ए की वैल्यू पुट कर दो 60 के, ठीक है। और Kp की वैल्यू निकालो 9K/2। अब जो चेंज इन लेंथ है, नेट वाला चेंज इन लेंथ, दोनों को ऐड करने के बाद चेंज इन लेंथ आएगा टोटल फोर्स डिवाइड बाई टोटल के। टोटल फोर्स हमारा क्या होगा? जो इसके अंदर एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस की हुई है इसने? एक्स, यही है ना एक्स, इसी को हमने एक्स बोला है कि जितना फोर्स, फोर्स तो दोनों में सेम लग रहा है, ध्यान से समझना। जो ये फोर्स लग रहा है ना, ये दोनों सेम ही फोर्स है, सेम फोर्स है, तो एक्सटेंशन भी कहीं ना कहीं सेम होगी। सेम कैसे होगी? सेम का मतलब है कि यहाँ पे जो फोर्स है उसने अगर एक्स 9 सेंटीमीटर, एक्स का मतलब 9 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस की है, तो समहाउ जो ये वाली दोनों की टोटल होगी वो भी कुछ रिलेटेड होगी। तो वो रिलेटेड कैसे आ गई? फिर हमने एफ की जगह के एक्स पुट करके सॉल्व कर दिया 2 सेंटीमीटर। मीन्स इन दोनों के अंदर टोटल करके ऐड करेंगे ना तो 2 सेंटीमीटर आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। नेट आएगी चेंज इन लेंथ 2 सेंटीमीटर। आई होप कर लोगे ये क्वेश्चंस। तो फोर्स कांस्टेंट का टॉपिक हो गया हमारे पास कंप्लीट। नेक्स्ट आएगा हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस।